तो अब हमारा सेकंड सेक्शन, आज का जो टॉपिक है, रेदर आज का नहीं कल का ही, उसका कंटिन्यूएशन। कल हमने स्वस्थैनी पे चर्चा आरंभ किया था और स्वस्थैनी का जो फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट रूल जो था, उसका फिजिकल हार्मनी। तो पार्ट 1 आज हम पहला, फिर कल हम इसका सेकंड पार्ट हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। पहला पार्ट ये फिजिकल हार्मनी का जो मुख्य हम लोग समझते हैं और ऐसा पालन भी करते हैं, निरामिष निरामिष जीवन स्वस्थैनी लेने के बाद। तो वेजिटेरियनिज्म, इस पे हम लोग कुछ प्रकाश डालेंगे, या यूं कहूं कि प्रकाशित होंगे खुद इस विषय पे। तो पहला, वेजिटेरियनिज्म का मतलब ही है कि चॉइस ऑफ वंस डाइट, कि हम अपने डाइट को हम चुने कैसे और क्यों चुने। तो ऐसे नहीं, रैंडमली चॉइस नहीं होता है। ये एक ऐसा लाइफ, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जीवन जो कि हम रैंडम जो भी मिले सामने उसको हम चुन लें अपने लिए, खुद के लिए, सही गलत नहीं समझते हुए। तो फर्स्ट जो चॉइस ऑफ वंस डाइट, तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो पहला, ये चॉइस ऑफ वंस डाइट का पहला बेसिक, एक्चुअली इन कंपैरिजन थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन ना जाऊं तो हमें समझ में भी नहीं आती बात। तो इसलिए थोड़ा हम कंपैरिजन जाते हैं कि फिजिकल पर्सपेक्टिव पहला हम देखेंगे। कि फिजिकल पर्सपेक्टिव में दो आते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। एक हर्बीवोरस जो हर्ब पे, जो शाक सब्जी या ये सब फल मूल, जो सीड्स, इन पे जिंदा रहते हैं। और कार्निवोरस मतलब मुख्यतः प्राइमरीली फ्लैश ब्लड पे वो लोग जिंदा रहते हैं। तो ये मुख्य कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि फिजिकली हम, ये हार्बीवोरस और कार्निवोरस में फिजिकली क्या अंतर है। तो इस पे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट मैन्स physical body clearly indicate that it was designed for a diet of plants, grain and fruit. That means कि मानव शरीर जो है उसकी संरचना, उसकी बनावट, इंटरनल अगर हम देखें तो वो शायद वो यही इंडिकेट करता है, यही निर्देशित करता है कि इसका खाद्य, ये पौधे, पत्ते और ये ग्रेन्स और फ्रूट, फल फल मूल, यही हो सकता है। तो कैसे, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे इस पे आगे, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें ये बतलाता है कि हम एक्चुअली हर्बीवोरस है। तो पहला, द अप एंड डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज मोबिलिटी ऑफ मैंस जॉज, ये जो जबड़ा है हमारा, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे नहीं होता, ये साइडवाइज भी होता है ऐसे। तो इन एन इंडिकेशन दैट, it's an indication that he is supposed to properly masticate food in the mouth where the process of digestion starts. हम कुछ भी खाते हैं, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम आरंभ होता है मेरे मुंह से, और यहां पे ही, ऐसा नहीं होता कि हम लेके सीधा अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ जो चबाते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है इस मुंह में चबाना। अभी तो डॉक्टर ये सब बहुत सारे इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाना चबा के खाना चाहिए, अच्छी तरह ग्राइंड होना चाहिए, तो फिर वो सही उसका न्यूट्रिशन या जो भी हमें मिलना है, और पेट भी अच्छा रहता है, बहुत कुछ बातें हैं उसमें। पहला जो है इंडिकेशन यही कि हमारा जो जबड़ा होता है ये साइडवाइज
मूव करता है ताकि उसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें। दूसरा, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम्स, इसको कहते हैं सैलिवरी एमिलेज, जो भी इसका उच्चारण होता हो। हमारे पैनल में हालांकि इसमें इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो चर्चा कर लेते हैं, अगर कहीं पे कुछ अगर वैसा इधर उधर होगा तो वो लोग तो हैं ही हमें करेक्ट करने के लिए। तो ये जो एंजाइम है विच बिगिन टू डाइजेस्ट स्टार्च, फूड इज देन फर्दर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। तो पहले ये जो सलाइवा में जो ये एंजाइम है, यहीं पे वो मिक्स होता है खाने के साथ। तो ये प्रोसेस एक्चुअली मुंह में ही शुरू हो जाता है, और फिर देन वो फूड जब एंजाइम के साथ ही जब वो पेट और इंटेस्टाइन में जाता है, तो फिर अपना वहां पे एक अलग तरह से वो काम करना शुरू करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि मैंस लॉन्गर गट अलाउज मोर टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट ग्रेन एंड फाइबर। कि हमारा जो ये गट, जो ये पाइप वो जो जाता है, तो इसकी लंबाई ये इतनी लंबी है जो कि साधारणतः मनुष्य का और हर्बीवोरस का सब और दूसरों से अलग होता है। और इतना लंबा इसलिए है ताकि उसको मोर टाइम मिले, ये सब चीज को, ग्रेन और फाइबर्स और जो जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, उसको समय मिले कि वो अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट हो पाए। हालांकि इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि ऑल्दो मैन इज अनेबल टू डाइजेस्ट द रॉ प्लांट फाइबर सेल्यूलोज लाइक द ruminant herbivore, हर्बीवोरस जो और दूसरे हैं जो कि चबा के खाते हैं, वो लोग उसको नॉर्मली उसको हजम कर जाते हैं। हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कुछ कुछ चीजें, जिस कारण से कुकिंग रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, इसलिए हमें कुक करना पड़ता है। कुक से ही वो न्यूट्रिएंट्स सब वो निकल के बाहर आता है, देन हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये थोड़ा बेसिक में भी मनुष्य में और नॉर्मल जो शाकाहारी जीव है उसमें ये एक बेसिक अंतर है। नेक्स्ट नेक्स्ट यही चीज अब कार्निवोरस को देखें। द कार्निवोर ऑन द अदर हैंड tears and swallows chunks of flesh which is literally dissolved in the stomach by an acid 20 times stronger in concentration than in man and 10 times the amount। तो कार्निवोरस जो होता है वो का एक ही काम है, वो मांसाहारी जो जीव होते हैं वो उसको फाड़ता है और उसको सीधा एनकाउंट कर जाता है, और उसके बाद वो डिसॉल्व होता है ऑटोमेटिकली, उसको चबाना नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये जो कह रहा है कि द स्टोमक बाय एन एसिड 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इन कॉन्सेंट्रेशन, जो वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो जो भी फ्लैश और वो जो भी अंदर जाता है उसको वो डिसॉल्व कर देता है। और वो अमाउंट में भी मनुष्य के अनुसार अमाउंट में भी 10 टाइम्स वो ज्यादा होता है। सेकंड वो आता है कि फ्लैश डाइजेशन इज वर्चुअली कंप्लीटेड इन द स्टमक बिफोर इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स। तो एक्चुअली स्टमक में ही वो वहीं पे वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां से वो एब्जॉर्ब करता है और दूसरे सब जगह पे जब वो एनर्जी के रूप में या जो भी रूप में। तो और थर्ड है द अनडाइजेस्टेड पोर्शन सच एज बोन, स्किन, feathers etc quickly pass through the short and non-convoluted gut to be expelled। तो ये तो गट जो है वो बहुत सारा वो जिगजैग मुड़ा मुड़ा ऐसा रहता है, लेकिन एक जो नॉन कॉन्वुलेटेड ये होता है मांसाहारी प्राणी में, ये अलग से ये रहता इसलिए है ताकि जो सब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जैसे बोन्स हैं, पंख है या और कुछ जो वस्तुएं हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता है, वो उस गट के द्वारा सीधा वो बाहर एक्सपेल हो जाए, वो बाहर हो जाए। अदरवाइज दिस डिकेइंग फ्लेश विल प्यूट्रीफाई फर्दर एंड पॉइजन, उसको विषाक्त कर देगा जीव को अगर वो इस तरह से होता है। तो ये सब बेसिक अंतर हमें नजर आता है कार्निवोरस और ह्यूमन जो हर्बीवोरस प्राणी है उसमें। हाँ,
तो इसमें है अनदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल कार्निवोर इज दैट इट्स बॉडी सीक्रेट्स यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड उसका, ये हमारे हर्बिवोरस ये सब में नहीं होता है। एन एंजाइम which break downs the large amounts of uric acid present in flesh। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लेश में मांस जो रहता है उसमें यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में रहता है, और ये यूरिक एसिड को, ये यूरिक एसिड हर्बिवोरस में नहीं रहता। तो दैट मीन्स कि कार्निवोरस में ये यूरिक एसिड रहता ही इसलिए है ताकि ये यूरिक एसिड को जो है इसको ब्रेक कर सके। यूरिक एसिड को अगर ये ना हो, अगर ये यूरिक एसिड अगर ना हो तो क्या होता है, इन इट्स एब्सेंस द कार्निवोर वुड एंड अप विथ गाउट एंड अदर अर्थराइटिस एलिमेंट, जो कि शायद जो मांसाहारी जो भोजन करते हैं उनमें ये नॉर्मली ये शायद आ जाता होगा। इस कारण से ही ये गाउट और आर्थराइटिस जो सब होता है। ए सिमिलर फीचर इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल द लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन फ्लैश। ये सब भी यूरिक एसिड के द्वारा ये सब डाइल्यूट होता है। अगर ये ना रहे, विदाउट दिस एबिलिटी इट टू वुड आल्सो सफर फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी एक तरह का बीमारी है जॉइंट्स है, द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज बाय फैटी प्लेक्स व्हिच कॉज हार्ट डिजीज इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में भी इसी कारण से, जो कि मांसाहारी जो भोजन करते हैं, ये सब बीमारियां जो है ये नॉर्मली आ जाती हैं, जिसको कि हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्निवोरस के सिस्टम में यूरिक एसिड रहता है उस तरह से हर्बिवोरस के सिस्टम में ये नहीं रहता है। इस कारण से ये भी एक कारण। अब ये एक चार्ट है, इस चार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं इन कंपैरिजन, कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं कि पहला है कैरेक्टरिस्टिक शार्प क्लॉज। ये हमारा होता है दांत, डेंटल स्ट्रक्चर जो है। तो कार्निवोर में होता है टू ग्रिप एंड टियर फ्लेश, पकड़ो और उसको फाड़ो और बस अंदर कर लो। हर्बिवोर में ये नहीं होता, मैन में भी ये नहीं होता, क्योंकि हर्बिवोरस मतलब हम शाकाहारी लेंगे, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी लेंगे, और इन दोनों के साथ हम कंपैरिजन में मनुष्य को लेंगे। तो इस मनुष्य में भी ये एब्सेंट रहता है। टीथ में कैनाइन टू पास एंड टियर फ्लैश, उनका कैनाइन टूथ होता है जस्ट फाड़ने के लिए, फ्लैश को उसमें पेनिट्रेट करने के लिए। और मनुष्य में मोलर्स, एक्चुअली फ्लैट मोलर्स टू ग्राइंड एंड च्यू फाइबर। ये हर्बिवोरस, जितने सारे हर्बिवोरस, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब जितने सारे हैं, इनमें ये फ्लैट मोलर्स रहता है अंदर वाला, ताकि वो ग्राइंड कर सके। और एकदम सिमिलरली मनुष्य में भी वही होता है, फ्लैट मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड। नेक्स्ट है जॉ मूवमेंट, जो अभी पहले हमने चर्चा किया था कि अप एंड डाउनवर्ड्स ओनली। जो कार्निवोरस होते हैं ऊपर और नीचे जस्ट इस तरह से होता है, जबकि हर्बिवोरस में ऊपर नीचे के साथ साथ साइडवाइज भी होता है, और फॉर ग्राइंडिंग, फाइबर को ग्राइंडिंग करते हैं हम लोग। उसी तरह का मैन का भी, मनुष्य का भी एज फॉर हर्बिवोरस ऐसा ही होता है। देन है टंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कार्निवोरस में जो टंग है वो रफ, फॉर रैस्पिंग ऑफ फ्लैश, रफ होता है, जबकि जो हर्बिवोरस है इसमें भी स्मूथ जीव टंग होता है, और मनुष्य में भी लाइक दैट वैसे ही होता है। सलाइवा, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, तो वो कार्निवोरस में मच एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि हर्बिवोरस में एल्कलीन होता है, और मनुष्य में भी एल्कलीन होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी एल्कलीन। हम अभी कहते भी हैं कि जितना बॉडी एसिडिक होगा उतना ज्यादा अभी जो बीमारियां सब है, कैंसरस या और भी कोई चीज, तो वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में उसमें ज्यादा बढ़ता है, एग्रेवेट होता है। एल्कलीन जितना रहेगा उतना वो अच्छा रहता है। तो गट लेंथ, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, गट लेंथ
3 times ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाइप लाइक, वो ज्यादा जिगजैग नहीं रहता है, वो सीधा निकल जाए, इस कारण से उनका लाइफ पाइप और ये 3 टाइम्स होता है, जबकि हार्बीवोर में 10 टाइम्स। आप सोचो जो कितना लंबा होता है, और ये होता है कॉन्वोल्यूट्स, वो ऐसे घुमावदार होता है। तो ये भी एक कारण है कि जब हम मांस लेते हैं तो वो इतना ज्यादा टाइम तक रहना पड़ता है उसको, ये भी एक पॉइजन होने का कारण है कि बहुत समय लगता है उसको इंटेस्टाइन तक पहुंचने में इस समय। और मनुष्य में तो होता है 12 टाइम्स, और वो भी कन्वोल्यूटेड एंड पकर्ड विथ पाउचेज। तो मनुष्य का ये सब डिफरेंसेस हैं गट लेंथ में भी। स्टूल, जो हमारा जो मल होता है, तो कार्निवोरस में हार्ड और फाउल स्मेलिंग, दुर्गंध युक्त होता है, जबकि हार्बीवोर में देखा गया है कि सॉफ्ट और लेस स्मेली, लाइक मनुष्य में भी लेस, उतना वैसा दुर्गंध नहीं जैसा कि कार्निवोरस में होता है। तो ऐसा है। स्टोमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कार्निवोर में प्रोड्यूसेस 10 टाइम्स द अमाउंट एंड 20 टाइम्स द कंसंट्रेशन टू डिसॉल्व फ्लेश एंड कोलेस्ट्रॉल, ये कार्निवोरस में रहता है। फिर एंजाइम यूरिकेज, ये तो रहता ही नहीं, हार्बीवोरस में नहीं रहता है, मनुष्य में भी नहीं रहता है, जबकि कार्निवोरस में ये उन लोगों को जरूरी है। अगर ना रहे तो वो जितना उनका लाइफ स्पैन है वो भी ना हो, मर जाए पहले ही। टू ब्रेक डाउन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ यूरिक एसिड इन फ्लैश, अनलिमिटेड एबिलिटी टू डाइजेस्ट सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ये कार्निवोरस में रहता है। अच्छा, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये अंतर, ये इसमें जो डिफरेंस है कि बाई पैंटिंग विथ टंग, वो जीभ को बाहर ऐसे हमेशा निकाल के वो अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। स्वेट उनका वो जीभ से ही वो होता है, जबकि हार्बीवोरस जितने बाई स्वेटिंग थ्रू पोर्स, हमारे जो ये सब है शरीर में जो रोम ये सब जो है उसके छिद्र के द्वारा ही हम स्वेट करते हैं। दैट्स वाई हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेगुलेट होता है। मनुष्य का भी एक ही तरह से होता है, और जो हार्बीवोरस है उनका भी एक ही तरह होता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी समझ लेना चाहिए कि कार्निवोरस वायलेंट होता है, वेरी वायलेंट, अगर मांस मछली जो खाते हैं वायलेंट होते हैं, और हर्बीवोरस जो डोसाइल होते हैं, बहुत ही मुलायम नर्म स्वभाव होता है। मनुष्य का भी वैसा ही होता है, डोसाइल, नो इंस्टिंक्ट टू किल, रिप अपार्ट एंड ईट रॉ फ्लैश, मनुष्य का होता ही नहीं, नेचुरल। और फूड हैबिट, कार्निवोरस का हंट्स बोल्ट्स डाउन रॉ फ्लैश, जबकि वेजिटेशन है हर्बीवोरस का। मनुष्य का भी टेंडेंसी तो है ही, बट ईट वेरी नॉन फ्लैशी फूड्स, माउथ सैलिवेट्स ऑन साइट ऑफ जूसी फ्रूट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि हमारे जीभ में पानी, कभी भी मांस देख के, कोई एक खरगोश या हिरन देख के जीभ में पानी नहीं आता, लेकिन कोई भी जूसी फ्रूट या और ये सब देख के तुरंत सलाइवा सीक्रेट करने लगता है। दैट मीन्स इट नेचुरल, जो हमारे लिए नेचुरल है उसमें हमारे जीभ में पानी आता है, लेकिन और कोई जीव जंतु ये सब देख के वो नहीं आता है। ये सब बेसिक मूल पॉइंट्स हैं जो कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट की तरह था। हाँ, तो अब ये किलिंग इंस्टिंक्ट, तो किलिंग इंस्टिंक्ट जिस तरह से कार्निवोरस में रहता है, मनुष्य के इसमें देखा गया है कि ये किलिंग इंस्टिंक्ट मनुष्य में नहीं रहता है। और इस पे एक हार्वे डायमंड की एक बुक है, फिट फॉर लाइफ। तो इस बुक में, तो ये फिट फॉर लाइफ में उन्होंने एक जगह पे उन्होंने लिखा था कि प्लेस ए स्मॉल चाइल्ड इन ए क्रिब with a rabbit and an apple. If the child eats the rabbit and plays with the apple, I will buy you a car. तो एक बच्चे को अगर एक रैबिट और एक एप्पल दोनों दे के अगर रख दिया जाए, तो वो बच्चा अगर इंस्टिंक्टिवली अगर उस रैबिट को पकड़ के खा ले या खाने की कोशिश करे,
और एप्पल के साथ वो खेले, तो कहते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद के दे दूंगा अगर वैसा अगर हो गया तो मतलब ये लाइटर मोड वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन सही बात है कि नेचुरली ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि मनुष्य का नेचुरल टेंडेंसी ही है टू वेजिटेशन। तो वेजिटेरियन ये नेचुरल टेंडेंसी है, इस कारण उसका किलिंग इंस्टिंक्ट है ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो और इसमें सबसे ज्यादा अगर मीट और ये सब की बात करें तो मुझे लगता है कि इस्लाम में जिस तरह से चर्चा की गई, चर्चा नहीं मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये हैबिट बनाया गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा मांस का सेवन करते हैं, लेकिन उनके जो आइडियल है, उनके क्या, हमारे भी आइडियल है, हम सभी के आइडियल है प्रॉफिट। तो द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हिमसेल्फ वाज ए हार्ड कोर वेजिटेरियन। ये पता नहीं, मुझे लगता है कि लोग हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर लोग पढ़ते हैं या उसकी समझ रखते हैं। अगर उनकी जीवनी, उनका अगर लाइफ, अगर कोई, ठाकुर कहते हैं ना कि भारत की अवनति, भारत इन द सेंस की मनुष्यता, मानवता की अवनति, तो भारत की अवनति तभी से आरंभ हुई जभी से ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ। तो बात है कि तारी मुखे विधि वाणी, उनके ही मुख से विधि की वाणी है। तो जिनके मुख से विधि की वाणी है उनको अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये विधि की वाणी भी हमें इग्नोर करेगी या हम भी उसका गलत, उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो उनका अगर खुद का जीवन देखा जाए प्रॉफेट मोहम्मद का, तो इज बने हार्डकोर, सही में हार्डकोर इज अ वेजिटेरियन। एक एक ऐसा वाकया है, उनका एक्चुअली फेवरेट फूड था हनी और खजूर, डेट, ये उनका फेवरेट फूड था, यही वो खाते थे। नेवर, माने वो कभी भी उन्होंने अपने जीवन में किल एक चींटी तक का नहीं किया होगा शायद। तो वो ऐसे थे। तो एक एक वाकया आता है, पता नहीं फैक्चुअली कुछ इधर उधर होगा थोड़ा सा, लेकिन वाकया कुछ इस तरह से है कि एक समय सभी रसद समाप्त हो गए थे, जो उनके कॉन्वॉय में जो सब व्यक्ति सब थे, सब कोई, तो खाने पीने की सभी वस्तुएं समाप्त हो गई थी और वो ऐसे एक जगह पे थे जहां पे और कोई संसाधन नहीं था। तो उनके जो सब कमांडर वो सब जो थे, वो अली, उमर, उस्मान, ये सब सब अली बकर, वो सब रहे होंगे। तो उनमें से कोई आके उनको कहता है कि अभी तो आप अलाउ कीजिए, अगर आप अभी अलाउ नहीं करते हैं खाने को तो सब ना खा के मर जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या साबित करता है? दैट मीन्स कि अलाउ कीजिए, दैट मीन्स कि वो अलाउ नहीं था। तो मतलब अभी और कोई खाने का सामान रहा नहीं है, अब हमें मांस काट के ही खाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे सब। तो आप अभी अलाउ कीजिए। ये उनसे आके प्रे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अलाउ नहीं था, ये प्रिस्क्राइब नहीं था। तो फिर बहुत बोलने के बाद जब और कोई उपाय नहीं है तो उन्होंने अलाउ किया था दुम्बा, जो लंप जो होता है ऊंट का, कैमल का, जिसको के कट करने से भी ऊंट का डेथ नहीं होता है, वो अलग पार्ट, वो ट्यूमरस टाइप ऑफ ग्रोथ होता है जिसको कि कट कर देने से भी, तो उसको अलाउ किया कि कम से कम उस प्राणी की हत्या ना हो। और उसको भी जब लाया गया एक पात्र में कि इसका हो सकता है बनेगा, फिर खाएंगे सब कोई उसको, तो उनके पास जब लाया जाता है तो कहते कि आप अगर इसको स्पर्श नहीं करेंगे तो ये शुद्ध नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो ये कैसे खाएंगे, सैक्रेड नहीं होगा, तो ये नहीं खा सकते, आपको इसको स्पर्श करना। तो वो तो फिर नहीं करते, एकदम नहीं करते। जब बहुत कहा जाता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, देन बहुत सारे कपड़े अपने हाथों पे बहुत सारे लपेटते हैं ताकि वो ब्लड उनके हाथ में टच ना हो, देन जाके वो फिर टच करते हैं। तो फिर वो, तो आप सोचिए कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने लाइफ में इस तरह से है, तो उनका जीवन कैसा रहा होगा। तो ये भी एक बहुत सारी बातें हैं
और मुझे लगता है कि एक्चुअल यही है। तो मैं अगर इन कंपैरिजन में जाता हूँ कि ठाकुर जी का जो पथ हम लोग चल रहे हैं, तो एक समय था जब दीक्षा मतलब स्वस्तैनी होता था। बाद में ये दीक्षा का आया, क्योंकि स्वस्तैनी का जो रूल्स है उसमें बहुत सारे जो लोग वो कहते हैं अभ्यस्त संस्कार में जो लिप्त हैं, जिस अभ्यास में उसको तुरंत से छोड़ के और परमपिता का संस्कार में तुरंत चलने लगे, ऐसा नहीं होता था। कुछ लोग होते थे, ज्यादातर लोग छूट जाया करते। तो शायद परमपिता का यही डिसिप्लिन आया कि ओके ठीक है, तो पहले आ तो जाओ, फिर बाद में हम देखेंगे। तो फिर ये मुझे लगता है कि स्वस्तैनी से थोड़ा सा अनुशासन में थोड़ा सा ढील दिया गया दीक्षा के फॉर्म में, कि फर्स्ट कम, आप ठीक है, आप जैसे भी हो आप आ जाओ, और अगर आप ऐसे खाते हो तो ठीक है, ओके खाओ, चलो, चलते 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 फिर आपको अल्टीमेटली लेकिन आपको यहीं पे आना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम भी कहीं उस हालत में ना पहुंच जाएं, जो कि आज का जो अभी इस्लाम में जो मानने वाले हैं, जो अधिकतर एक्चुअली डोमिनेट करते हैं सब नॉन वेजिटेरियंस और उस धारा को। तो प्रॉफेट मोहम्मद की जो इच्छा थी, तो उस समय में भी शायद ऐसे लोग रहे होंगे। अरेबियन कंट्री एक्चुअली, वहां सस्य श्यामला हमारे जैसे देश में वैसी हालत नहीं थी वहां पे। वहां वेजिटेबल्स मिलने मुश्किल थे। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो मांसाहार ही एकमात्र पथ था। और चूंकि उस अभ्यास में अभ्यस्त थे और उसी को जीवन समझ लिया था, इसलिए कोई इन्वेंशन भी नहीं हो रहा था जो हम आगे और इसके बियॉन्ड जाकर कुछ ऑल्टरनेटिव हम यूज करें। जब वही तो प्रॉफिट इसलिए आते हैं कि लोगों को दिमाग एक्चुअली एक कंसेप्शन को चेंज करते हैं, तो फिर जाके लोग इन्वेंट करते हैं कि इसके अलावे और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है फूड का। तो वो तो हुआ नहीं। तो चूंकि लोग आने से हिचकिचाते थे, मुझे लगता है, तो इसीलिए शायद मोहम्मद साहब ने ये अलाउ किया होगा कि चलो ठीक है, आ तो जाओ, लाइक दिस, कि आप सोचते हैं नहीं ना भी लें तो भी आप ठाकुर को ग्रहण कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा कि स्वास्थ्यनी की संख्या धीरे धीरे सीमित होती जा रही है, और सिर्फ दीक्षा लेकर ये ही चाल चलने वाले अगर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली, इसलिए इस्लाम का देखा जाता है सिंबल जो है, ये भी तो ये ऑफिशियल कलर ऑफ इस्लाम इज ग्रीन, और ग्रीन रिप्रेजेंट्स वेजिटेरियनिज्म। तो ये भी एक सिंबल, भी एक सिंबलिक है। ये सिंबल इसलिए है कि एक्चुअली ये प्रोन टू बी वेजिटेरियन। ये मुझे लगता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी ये जो किलिंग इंस्टिंक्ट मनुष्य में तो नहीं है, मनुष्य का नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन फूड हैबिट के कारण आज आप देखो पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, तो एक्चुअली हम खुद ही खुद के दुश्मन बने हैं। जितने सारे, मतलब एक मनुष्य मनुष्य को कैसे मार सकता है, आप उस दुनिया में जाके अगर आप न्यूज तो आप हर दिन पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं। तो ये परिस्थितियां कैसे क्यों क्रिएट हो गई कि खुद ही हम ईश्वर को मानने वाले, हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन पड़े हैं, खून के प्यासे हो गए हैं। टोटल सोशल लाइफ अगर देखेंगे तो इट्स टेरेबल। तो इसका कारण भी है ये फूड हैबिट, जिसके कारण कि आज की अभी के समय में वो दुनिया भयावह, भयंकर जैसा प्रतीत होता है। जो भी है, इस पे बात और तो बहुत है। तो इतना यही है कि फूड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेचुरल जो है हमारे लिए ईश्वर ने जो हमें मंजूर किया है, उसके बाहर अगर हम कुछ किसी भी एस्पेक्ट में अगर जाते हैं तो मुश्किल है। होली बाइबल का भी बहुत सारे जगह पे है ऐसे कोट्स हैं। एक ये है कि behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. तो बाइबल में भी ऐसी चर्चा है, और बहुत सारा और भी है कोटिंग। तो अंत में एक बात इन सबों से
एक चीज ये जो आता है सामने, कॉस्मिक ट्रुथ, जो ये जो कॉस्मोस जिस तरह से सृष्टि या ब्रह्मांड जिस नीति से, जिस लॉ से चलता है, उसको यदि हम वायलेट करेंगे तो फिर उसका प्रतिफल, वो प्रतिफल हमें मिलना ही है, इससे हम बच नहीं सकते। इफ मैन गोज अगेंस्ट इट एंड डज इंजस्ट फ्लैश, देन ही इनवाइट्स द फ्रूट्स ऑफ दिस एक्शन। अगर ऐसे फ्रूट नहीं खाएंगे तो कर्म का फल, और ये कर्म का फल डिजीज एंड डिसहार्मनी विथ नेचर, तो ये हमें भोगना पड़ेगा। और सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन्स को, हमारे आने वाले हमारे आसपास परिवेश को, सभी को इसका प्रतिफल, इसका मिलना ही है, इसके बाहर रह नहीं सकते। तो इस पे एक बताऊं कि 10,000 साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो कंप्लीटली वेजिटेरियन ट्रेडिशन, कंप्लीटली। तो आप सोचो कि दुनिया में कितने सारे, माने जितने सारे अगर सरवाइव्ड, अगर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कल्चर, संस्कृति वाले सभ्यताएं हैं जो कि टोटली वेजिटेरियनिज्म पर ही आधारित था, जो कि भारतीय सभ्यता जिसमें मूल आर्यन, जहां पे रिसर्चेज हुए, वेद, चार चार वेद, मतलब एक चार चार आप कह सकते हैं, मतलब एक सृष्टि, 4 क्रिएशंस ऑफ ये यूनिवर्स कह सकते हैं, वो एक एक यूनिवर्स ही है, एक एक वेद। तो इन सब की जब ये सब कल्चरल, ये सब सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस जब है, तो कंप्लीटली वेजिटेरियन सभ्यता के अंतर्गत ही ये सब फ्लरिश हुआ था। तो हमारे डाइट्स में तो एक ये जो सामने आ रहा है कि एक्चुअली मेगास्थनीज से पहले, बाद में, मेगास्थनीज के आने के बाद एक ये ग्रीक क्रॉनिकलर थे, एडियन। ये जब भारत महाद्वीप का उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, ये 1st सेंचुरी की बात है इसी, तो वो भारत में जब आए थे तो उन्होंने, वो आश्चर्य रह गए थे। वो क्या आश्चर्य रह गए थे, मतलब भारतवर्ष में देखकर कि वो लिख रहे हैं उस अपने उस पुस्तक में कि द इंडियंस आर नॉट एफ्लिक्टेड विथ हेडेक और टूथेक और ऑफ्थेल्मिया, जो आंखों की बीमारी होती है, नॉर हैव दे माउथ सोर्स or ulcers in any part of their body. The age to which they live is 120, 130 and 150 years, though the very old live to 200 years. तो ये हम लोग जो पढ़ते थे या सुनते थे कि पहले के समय में भारतीय लोग इतने इतने साल जीते थे, इतने इतने साल वर्ष तक जिंदा रहते थे, कोई मिथ नहीं था, सही उन्होंने आके वो खुद ही देखा था। तो एक्चुअली, और इसका कारण, मेन कारण ही था कि उनका डाइट वो टोटली इसी प्लांट और यही ग्रेन्स और इसी पे उनका जीवन आधारित रहता था। तो जबकि अगर अगर वो एक ग्रीक थे, तो देखिए हम समझ सकते हैं कि हम आश्चर्यचकित किस बात पे होते हैं, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है वो कहीं बाहर जाकर अगर हम देखें तो हम आश्चर्यचकित नहीं होते। दैट मीन्स कि ग्रीक सिविलाइजेशन में ऐसी लॉन्जिविटी नहीं थी, वो लोग इस तरह से डाइट नहीं करते थे, और इसी कारण से वो एरियन आके यहाँ पे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। इसलिए उन्होंने नोट डाउन, इसको विशेष रूप से पर्टिकुलरली इसको उन्होंने मेंशन किया था, ऐसा था। दैट मीन्स कि ग्रीक सिविलाइजेशन में ये स्थिति शायद नहीं थी। और यही है मेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो people living in the Arctic and subarctic regions such as Eskimos, Greenlanders, Laplanders and Russian Kyrgyz have short lifespans of about 30 years. आप ये सब जितने सारे देख रहे हैं, तो इनका लाइफ स्पैन 30-40 साल के ही बीच में था, और उनका मेन कंज्यूम जो वो करते थे, मीट। तो हाईएस्ट कंज्यूमिंग मीट होने के कारण, सिविलाइजेशन होने के कारण, उनका जो लाइफ स्पैन देखा गया है वो 30-40 इयर्स के अंदर में। जबकि those who subsist on a primarily vegetarian diet with little or no flesh have the longest lifespans. These include
Yucatan Indians, East Indian Todas, Russian Abkhazians, and Pakistan's Hunjas, who have life expectancies of 90 to 100 years. तो 90-100 साल तक वो लोग आराम से जी लेते हैं। तो ये एक बात है। एक फैक्चुअल एक और 1980s में एक लॉस एंजल्स टाइम्स में एक आया था एक रिपोर्ट कि वीकली वर्ल्ड न्यूज cited a story of an active 140 years old Chinese named Wu Yongqing riding a bicycle. His diet consisted of corn, rice, sweet potatoes, other vegetables and fruits. मतलब कहने की बात ये है कि जितने सारे मोर जो लॉन्जिविटी वाले जितने सारे प्राणी अभी तक हमारे पृथ्वी पर जो सरवाइव करते हैं, उसका एक कॉमन जो है कॉज वो है डाइट, ये वेजिटेरियन डाइट। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक प्रोटीन मूलतः हम जो मांस मछली या खाने की ये जो बात उठती है उस पे यही प्रोटीन शब्द आता है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात मैं बोल लूं इस पे आगे बात करने से पहले। एक जगह प्रसंग, आलोचना प्रसंग में ही शायद कहीं या दीन पंजी में कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य किसी एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि उस जगह पे ठाकुर अचानक एक किसी कोई प्रसंग में कोई एक मेडिकल जर्नल या साइंस जर्नल कुछ था जिसमें एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट को कैस्टोदा पढ़ के सुना रहे हैं ठाकुर जी से कि इसी प्रोटीन के बारे में। तो ये मुझे लगता है 50s की बात होगी, 50s-60s की बात है। तो उसमें आया था कि प्रोटीन हमारे जिस तरह से ये किया गया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, उसमें वो रिपोर्ट आई थी कि प्रोटीन इतना भी जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने का। तो ठाकुर केस्टोदा से करें कि वो देखिए केस्टोदा, देखिए आप लोगों को मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि ये प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे शरीर का, हम लोग जो नॉर्मल हम लोग जो डाइट लेते हैं हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में जो नॉर्मल चावल दाल साग सब्जी जो खाते हैं, ये अगर हम ठीक ठीक खाते रहें और अदर हाइजीन और अदर फिजिकल और मेंटल और सब एस्पेक्ट्स अगर वो सब सही रहे तो एक्स्ट्रा कोई भी प्रोटीन खाने का जरूरत नहीं पड़ता। आप लोग नहीं मान रहे थे, देखिए अब विज्ञान भी उस दिशा में बातें कर रहा है कि ये प्रोटीन का एक हैवॉक जो क्रिएट किया गया, और सबसे ज्यादा इसका फायदा किसी ने अगर उठाया है तो वो कॉर्पोरेट, जो इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट बना के लोगों के दिमाग में इस तरह से बिठाया कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, और वो एनिमल प्रोटीन इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस पे मतलब मैं कहूं कि यहां तक कि भारतीय समाज में एक कॉन्फिडेंस था वेजिटेरियनिज्म को लेके, उनके उस कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा गया है। उनमें भी एक तरह की बात ये लाई गई कि प्रोटीन जरूरत है, वो वेजिटेरियन प्रोटीन से नहीं होता है। जबकि देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचर में, अगर हम देखें कि ऐसे बहुत सारे पशु जीव जंतु हैं जो कि जस्ट वेजिटेशन पर वो जिंदा है, लेकिन उनका जो चेहरा और पावर और स्ट्रेंथ वो कोई उसकी तुलना ही नहीं हो सकती है। तो ये तो हिंदू साधारणतः जो एरियन सभ्यता है, हिंदू सभ्यता जिसको हम कहते हैं, तो उनका भी अभी जो हमें जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है स्कूल में हो या और किसी और माध्यम से चर्चा में, जो चाहिए अंडे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, सब एवरीथिंग, ये सब मिथ ही साधारणतः हो जाता है। और ये प्रोटीन, ये जो बात पहली बार प्रोटीन की बात आई थी 1839, 1839 में एक डच केमिस्ट थे गेरहार्ड मल्डर, उन्होंने सबसे पहले ये प्रोटीन का आविष्कार हम कह सकते हैं, डिस्कवर कह सकते हैं, जो उन्होंने ये प्रोटीन शब्द को लाया था। और ये ग्रीक शब्द था जिसका प्रोटियोस, ये प्रोटियोस का मतलब होता है कि ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोस।
और वो प्रोटियोस से ही उन्होंने ये प्रोटीन नाम लिया और कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और होते होते आज आज प्रोटीन प्रोटीन लेकर हम कहां तक पहुंच चुके हैं। और ये जो एक फॉल्स कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिठाया गया कि प्रोटीन भी ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक है फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन और एक है सेकेंड क्लास प्रोटीन ऑफ प्लांट ओरिजिन। दैट मीन्स कि एनिमल से जो हमें प्रोटीन मिलता है, इसको भी किन्होंने किया। तो 1914 में 1914 में उस समय एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पर, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑसबॉर्न और मेंडल इन दोनों वैज्ञानिकों ने चूहे पे जब एक्सपेरिमेंट किया इस प्रोटीन को लेके, तो उन्होंने ये सब बातें प्रोटीन के बारे में लाई। फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, सेकेंड क्लास प्रोटीन ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये सब चर्चा ये करते हुए तो उनके दिमाग में ये नहीं आया कि अगर एक एनिमल से अगर फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमें मिल रहा है, हाँ, तो फिर वो एनिमल कहां से प्रोटीन ला रहा है। जिस एनिमल की हम बात करते हैं, जिस एनिमल की हम चर्चा करते हैं, हम खाते हैं, साधारणतः हम हर्बीवोरस को खाते हैं। सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम लोग हर्बीवोरस को ही खाते हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमें मिल रहा है उस हर्बीवोरस, उस क्रीचर से, उस प्राणी से मिल रहा है, तो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्राणी कहां से ला रहा है, उसके शरीर में वो प्रोटीन कहां से वो ला रहा है। वो तो वही साग सब्जियां, वो वेजिटेशन पे है। तो ये साधारण सी बात, पता नहीं क्यों ये चीज नहीं आई दिमाग में कि तो मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, यहाँ आए हुए थे। तो हम लोग रात में उनसे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं फुल वेजिटेरियन हूँ। और उनके मुंह से मैं पहली बार मैंने सुनी थी, मैंने ये बात, वो कह रहे थे कि मैंने सोचा एक दिन कि मैं भी खाता था पहले, तो मैंने एक दिन सोचा कि हम तो खाते हैं हर्बीवोरस, जितने सारे क्रीचर्स हैं, वो क्या खाते हैं, तो वो तो साग सब्जियां ये सब खाते हैं। तो वो साग सब्जियां खा के अपने अंदर में जो प्रोटीन्स और ये सब बनाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड हैंड वो खाएंगे। तो व्हाई नॉट फर्स्ट हैंड, कि वो लोग वेजिटेशन करके अपने शरीर में तैयार करेंगे और देन हम उसको खाएंगे, ये तो सेकेंड हैंड हुआ। तो हम फर्स्ट हैंड हम क्यों ना, पहले ही हम वेजिटेशन पे रहे, हम क्यों नहीं वेजिटेबल्स खाएं। तो ये बात मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी थी। आज उसी पे मैं ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन की जो बात आज हुई है, तो एक कुछ फैक्चुअल्स यहाँ भी हैं। न्यूट्रिशन फ्रॉम एनिमल फूड्स, जो एनिमल फूड जो हम खाते हैं वहां से हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक एक पॉइंट है, ये आप लोग देख लेंगे या पढ़ भी सकते हैं अभी। फ्लैश कंटेन्स ओनली लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड सैचुरेटेड फैट्स। फ्लैश में जो होता है सिर्फ यही लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, जो कि वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। जबकि हमारी धारणा के अनुसार अगर इन सब बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो सबसे वर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं, अगर पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो। और सैचुरेटेड फैट्स, यही दो चीज मुख्यतः फ्लैश में होता है। फ्लैश हैज वर्चुअली नो कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं के बराबर होता है, एंड सो कैन नॉट प्रोवाइड फ्यूल, एनर्जी। हम जो एक्टिव होते हैं, एनर्जी है, तो कार्बोहाइड्रेट के बिना हम हो नहीं सकते फॉर कांस्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म। अगर ये कार्बोहाइड्रेट अगर कम जाता है अमाउंट, तो मेटाबॉलिज्म भी कमेगा, और मेटाबॉलिज्म करेंगे तो नेचुरली हमारा सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा। और नेक्स्ट है फ्लैश लैक्स फाइबर, फाइबर उसमें नहीं होता मुश्किल से। फ्लैश डज नॉट कंटेन विटामिन सी and trace minerals which are necessary to absorb other nutrients including iron. As far as nutrition is concerned, flesh digestion makes the blood more acidic. To balance the pH, the body removes calcium and alkali from the bone. ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो हड्डी की जो बीमारियां, ये सब, इसका भी ये बहुत बड़ा कारण है। This is known as negative calcium balance.
And if this process occurs on a regular basis, then it gradually leads to osteoporosis, leaching of calcium from all bones. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट है टुडेज फ्लैश फ्रॉम, ये अभी के समय में जिस तरह से फ्लैश को प्रोसेसिंग और जो किया जाता है, टुडेज फ्लैश फ्रॉम फैक्ट्री एनिमल्स contains a cocktail of unhealthy chemicals such as antibiotics, growth hormones, उसका जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, devastating, वो deadly कह सकते हैं, fear hormones, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जो ये fear hormones कैसे होता है। फिर nitrites to keep the dead gray meat looking red, cement dust and deadly microbes such as cancer viruses, salmonella, eggs, cysts of parasitic worms, ये सब बातें हैं। Since flesh is a dead food, it contains no vital energy, therefore it takes more energy to digest it, inducing lethargy than a food full of vitality such as fresh vegetables, which boosts the body's vitality. This is the reason why a carnivore such as a lion sleeps about 20 hours a day. तो ये लेथार्जिक, क्योंकि वो उनका फूड हैबिट ही है जो कि इस तरह से उनको बाध्य करता है। नेक्स्ट हम देखें न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट फूड्स, जो हम प्लांट्स उससे हमें क्या कैसे हमें मिलता है। तो जस्ट कंसिडर two groups of animals in nature where do the four-legged herbivores that provide flesh get their nutrients, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि provide flesh get their nutrients from, especially protein, calcium and iron. जो लोग वेजिटेशन पे हैं, जितने सारे क्रीचर्स, वो लोग आखिर कहाँ से लाते हैं? हम जो इतनी चर्चा करते हैं या हमें को इतना ज्ञान भर भर के दिया जाता है कि हमें ऐसा प्रोटीन ये चाहिए, तो ये सब जो जितने सारे एनिमल्स हैं वो लोग कहाँ से लाते हैं ये कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन? ये सब in their wild habitat they do not have even legumes, pulses, grains or fruits. वो तो साधारण पत्ते होते हैं, यही सब खाते हैं। Where does the gorilla, which has the same anatomy as man, get its nutrients to develop such a heavily muscled body with males weighing about 300 kgs and females 250 kgs? उन लोगों को कैसे, कहां से आता है ये सब कुछ? The answer to both is plants. वही पेड़ पौधे इन्हीं से आते हैं। In fact, the staple of both groups is only grass, leaves and shoots. Moreover, the gorilla hardly has any access to the extra plant protein foods such as nuts, legumes, pulses, grain, except seasonal fruits which humans always have access to. Yet, they still develop powerful bones and muscles. The herbivore and the gorilla, as well as heavyweights, the beasts of burden, such as the rhinoceros, elephant, camel, ox, buffalo, horse, donkey, and mule, live active lives and possess immense stamina despite the seemingly meager diet based primarily on green vegetation. Some of the heaviest dinosaurs, such as Apatosaurus, 30 tons उसका वजन होता था, were also herbivores. तो ये डायनासोर्स बहुत सारे, जो एक ये प्रजाति है उसकी, इसका वजन 30 टन था, तो वो भी एक्चुअली वेजिटेशन पे ही था। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। एक और चार्ट है जो प्रोटीन की बात हम करते हैं, फैट की बात हम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, फाइबर की और कैलोरीज की, अल्टीमेटली जो कैलोरीज की बात करते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव एक छोटा सा ये चार्ट है कि बीन, पीज, मूंग, चिक पीज, पीनट्स और अंत में है एग, जो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन के लिए हमें खिलाया जाता है। तो इसका पर 100 ग्राम ये एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि 24.6 बीन में है, जहां पे एग में है 13.3 मात्र पर 100 ग्राम। तो इसी तरह से फैट सबसे कम है
प्रोटीन में, और जबकि एग में आप 13.3 आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी उसी तरह से। तो इस तरह से ये चार्ट पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे इस पे आगे, अगर स्नैप लेके रख भी सकते हैं, और ऐसे भी गूगल करने पर अभी सब कुछ मिल जाता है। और भी ये तो बहुत पहले का है मेरा रखा हुआ, शायद अभी और भी इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। अब एक बात जिसकी चर्चा साधारणतः अब शायद होगी, विज्ञान जो ठाकुर ने एक चर्चा की थी, उससे पहले एक छोटी सी घटना मैं बता दूं। लाल बिहारी लाल एक थे जो ठाकुर जी के पास वो आए थे, एक कोई लीगल कोई केस था जिसके कारण वो, तो ही वाज द बहुत ही उस समय के, अपने समय के क्रिमिनल लॉयर, माने वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ इंडिया ऑफ हिज टाइम। तो लाल बिहारी लाल उनका नाम था। तो ये लाल बिहारी लाल जब ठाकुर जी के पास आए थे, तो फिर यहाँ का जो लीगल जो सब बातें थी वो सब जब सब समाप्त हो गई, जब फ्री हो गए, तो फिर आके जाने से पहले ठाकुर के पास आके बैठे थे। तो मैं पूरी घटना उतना नहीं बताऊंगा, तो थोड़ी सी मैं सिर्फ बात करूं। तो जब बैठे हैं आके, तो ठाकुर अचानक पूछते हैं लाल बिहारी दास से कि अच्छा लाल बाबू, उनको लाल बाबू ठाकुर कहते थे, तो लाल बिहारी लाल उनका नाम था। तो लाल बाबू, मीट का, मांस, मीट का रूट मीनिंग क्या होता है? मीट का, MEAT, मीट, मीट का रूट मीनिंग क्या होता है? तो ठाकुर तो बंगला में कह रहे थे, तो ज्ञानदा थे बगल में, वो उनको हिंदी में उनको ट्रांसलेट करके बता रहे थे। तो लाल बिहारी दास जब सुने, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मीट का रूट मीनिंग, ये तो कभी सोचा नहीं, मुझे नहीं पता मीनिंग क्या होता है, धातुगत अर्थ मीट का। तो ठाकुर ने कहा कि आई देखो तो, डिक्शनरी निकालो तो फिर देखा गया, आश्चर्य, शायद जो लोग वहां थे उपस्थित या देख रहे थे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो डिक्शनरी में जो देखा गया कि मीट का जो रूट मीनिंग है, वो धातुगत अर्थ देखा जाता है कि उसका मीट में आ रहा है बीफ, गोमांस, मटन जो स्वर या और भी होता है। तो ये मटन, इसके साथ साथ मीट और एक अर्थ था जिसका मतलब था कि जो जीवन के लिए क्षतिकारक। तो मीट में देखा गया कि बीफ, मटन, ये सब है, और लास्ट में एक जगह पे लिखा है कि हार्मफुल टू लाइफ। तो लाल बिहारी लाल तो एकदम अवाक हो गए और हंसते हुए कह रहे हैं ठाकुर से, जो इतने दिन से मैं मांस मछली खा रहा हूं, लेकिन ये मीट का रूट मीनिंग जो इतना, ये भी जो इतना खराब होता है, ये भी मुझे नहीं पता था कि मीट का मतलब भी खराब होता है। तो ये पहली बार आज सुन रहा हूं। उसके बाद तुरंत ठाकुर, सभी लोग ये बात सुन के हंसने लगते हैं, तो ठाकुर तुरंत कहते हैं कि ए, अच्छा देखो तो, वेजिटेबल्स का रूट मीनिंग क्या होता है, वेजिटेबल्स का। तो देखा गया कि वेजिटेबल्स का भी वो लैटिन, उसका रूट जो था, उस लैटिन रूट में देखा गया, उसमें आता है एनिमेटिंग, एनलाइवनिंग, लाइवली, केपेबल ऑफ ग्रोथ, माने जीवनप्रद, शक्ति प्रदायक, प्राणवंत, जो वृद्धि में सहायक हो। ये वेजिटेबल्स का इसका रूट मीनिंग आया। ये सुन के लाल बिहारी लाल और हंसने लगे। उन्हें कहते हैं कि वेजिटेबल्स का भी अर्थ जो ये जीवनप्रद, शक्ति प्रदायक, प्राणवंत इत्यादि होता है, ये मीट के जस्ट विपरीत। ये भी शायद मुझे पता नहीं था, ये भी मैं पहली बार आज ये सुन रहा हूं। तो इसी पे और भी बहुत सारी बातें हुई, जो बात होते होते ठाकुर जी तब चर्चा करने लगे। ठाकुर जी कहते हैं लाल बिहारी लाल को, उसके बाद ये हंसी मजाक तो हो रहा था उस पे, ठाकुर जी फिर गंभीर हो जाते हैं और ठाकुर कहते हैं, जो बात मुझे लगता है अभी के विज्ञान के युग में शायद एक समय आएगा जो लैब में, लेबोरेटरी में शायद ये टेस्टेड हो और तब जाके हमारी आंखें खुले, लेकिन चूंकि पुरुषोत्तम की ये वाणी है, उनके मुख की वाणी है, तो ये विज्ञान ही है। ठाकुर क्या कहते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ठाकुर कहते हैं कि आमिष खाद्य जो है
वो हत्या के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। टू किल, उसको हम किल करके ही पाते हैं। तो मृत्यु के समय टू लीव, टू सर्वाइव, ये बचने का जो संग्राम है, जीने का, ये एक चींटी का भी होता है, एक हाथी का भी होता है। कि सपोज कि अगर अभी कोई गला दबाए तो मुझे पहले लगेगा कि ये मजाक हो रहा है। धीरे 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 जब प्रेशर बढ़ेगा, मेरी आंखें पूरे लाल होने लगेगी, सांस जब अटक आएगा, उस समय मैं क्या करूंगा? मुझे जिंदा रहना है। तो अंदर से टोटल, जो कहते हैं कि मृत्यु के समय जब मृत्यु आती है तो दानव की तरह उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। तो मेरा प्रत्येक सेल हाईली एक्साइटेड होगा टू फाइट, टू सर्वाइव, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए। तो पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, तो ठाकुर कह रहे हैं कि वो मृत्यु बचने के संग्राम में, टू सर्वाइव, हमारा प्रत्येक सेल, माने एवरी सेल ऑफ माय बॉडी हाईली एक्साइटेड, वो उत्तेजित हो जाता है। और वो उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट, ठाकुर कह रहे हैं, इतना अधिक होता है कि हाईली बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो उत्तेजना खत्म नहीं होता। दैट मीन्स कि जब एक जानवर को, एक जीव को जब उसकी हत्या की जाती है, तो वो भी वो मृत्यु संग्राम, वो जीवन के संग्राम में वो भी लड़ता है, वो भी खुद को बचाने के लिए वो संग्राम करता है, युद्ध करता है। और उस युद्ध में उसके अंदर के शरीर का हर सेल इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो ठाकुर कहते हैं कि बॉइलिंग, हाईली बॉइलिंग पॉइंट पे भी प्रत्येक सेल का जो वो स्पंदन है, वो हाईली एक्साइटेड, वो खत्म नहीं होता है। और उसके साथ साथ और एक चीज होता है कि टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करता है उसका बॉडी। तो हाईली टॉक्सिक क्लाइमेट, और वो प्रत्येक सेल हाईली एक्साइटेड हो जाता है। ये सेल्स जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे समाप्त नहीं होता है, और उसको जब हम इंटेक करते हैं, हम जब खाते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि अब चूंकि एनिमल सेल को हजम नहीं कर पाता है, एनिमल सेल हमारे अंदर जा रहा है और हमारे अंदर भी वो सेल है, तो ये एनिमल सेल को, ये दोनों एक दूसरे को हजम नहीं कर पाता है, तो रिपेल करता है, एक दूसरे को रिजेक्ट करता है। और ये रिपेलिंग ऐसा होता है कि एक दूसरे को तब डोमिनेट करने की कोशिश करता है। हमारे अंदर का सेल, वही सेल ही तो सब वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो सेल और आउटर जो एनिमल सेल आता है, ये दोनों एक दूसरे को तब डोमिनेट करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए, अपने को अस्तित्व की रक्षा के लिए। और ये जो लड़ाई, ये जो युद्ध मचता है हमारे शरीर में इन दोनों सेल का, इससे क्या होता है कि कोश विभाजन, सेल डिवीजन जो है, इसका रेट बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स ये सेल डिवीजन एकदम प्राइमरी स्टेज से हमारा होता है। मैं जब गर्भ में था तो मैं 1 सेल था, ये 2, फिर 4, 8, ये सेल डिवीजन हो रहा है, मैं धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रहा हूं। तो ये सेल डिवीजन मृत्यु के अंतिम समय तक ये सेल डिवीजन होता है। तो आप सोचिए कि ये सेल डिवीजन, जो इसका रेट जितना कम रहेगा, हमारी लॉन्जेविटी उतनी बढ़ेगी। और अगर जो सेल डिवीजन, सोचने वाली बात है कि जो सेल डिवीजन 80 इयर्स, 90 इयर्स में जो रेट होना चाहिए था, वो अगर 30-40 इयर्स में हो गया, तो इसके बाद क्या होगा? तो दैट मीन्स कि हमारे को दिया गया कि ये 2 लाख रुपए आपके बैंक में है, इसको आपको साल भर खर्चा अपना चलाना है। हमने क्या किया, ये 2 लाख रुपए को हमने 2 महीने में या 5 महीने में कंज्यूम कर लिया, 6 महीने में कंज्यूम कर लिया। अब ये जो बाकी 6 महीने रहे, इसके लिए मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? तो मेरा शरीर को खाना शुरू करेगा, ये आयु कमता है। यही अवस्था होती है कि जब ये सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाता है, तो जो सेल डिवीजन आपको 80-90 इयर्स में होना था, ये मांस भोजन करने के कारण, ये एनिमल प्रोटीन, एनिमल सेल्स हमारे अंदर जाने के कारण सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाता है, और जिसके कारण
ये 30-40 इयर्स में ही वो सेल डिवीजन हो जाता है, जो कि होना चाहिए, इसलिए वार्धक्य जल्दी आता है। मांस खाने से उनमें वार्धक्य जल्दी आता है। तो वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपने एक्सिस्टेंस को कायम रखने के कारण ये सेल डिवीजन में वृद्धि हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस पावर कम जाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हम कहते हैं ना, तो ये रेजिस्टेंस पावर कम जाने के कारण शरीर का सेल जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है शरीर के सेल्स को। और ये मनुष्य जब आमिष आहार ग्रहण करता है, नॉन वेजिटेरियन फूड, तो शरीर के अंदर यही एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स इक्वली एनिमेटेड होता है, दोनों एक जैसा। और इसके कारण मनुष्य के देह कोष में भी ये बचने का जो ये संग्राम है, और इस दोनों संग्राम, जब ये युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है जब, तो क्या होता है, सेम जिस तरह से वो मृत्यु के संग्राम में उसके बॉडी ने टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया था, उस जीव जिसकी हत्या हुई है, हमारे शरीर में भी ये एनिमल सेल, एनिमल प्रोटीन और हमारे शरीर का सेल में ये जो संग्राम, ये जो वॉर लाइक वॉर सिचुएशन, वॉर हो जाता है, इसमें हमारा शरीर भी टॉक्सिन छोड़ना शुरू करता है। पूरा बॉडी जो है ये टॉक्सिक, और इस सब मतलब ये एक ऐसा क्लाइमेट बनता है जिसमें रोग जितने सारे होते हैं वो हमारे शरीर को इस तरह से करते हैं। तो ये पॉइंट जो था ठाकुर जी का इस विषय पे, इस पे एक वाणी जो कि शायद स्क्रीन पे है, वो हम लोग देख सकते हैं। बंगला बहुत लंबा है, शायद बंगला अब ना पढ़ूं, आप लोग देख लेंगे, स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र में है, हिंदी पढ़ देता हूं। सभी खाद्य ही विशेषता जानतव है जो, जिसे हत्या करके खाना पड़ता है, शंखा दुधुक्षु बोध विकार तथा वध त्रास कुंचित भय, डेथ टेरर जिसको कहते हैं, इस प्रकार से ही उसके कौशिक दानाओं को विकृत एवं विषाक्त कर देता है कि अत्युग्र उत्ताप पर भी उसकी दूसरी परिणति लाभ कम ही हो पाती है। फलस्वरूप वह खाद्य देह में संशोधित होकर थोड़े या अकारण त्रास की उद्दीपना से क्रम तात्पर्य में ऐसे मृत्यु अभिनिवेश की सृष्टि करता है, जिसके कारण कौशिक विधान भी क्रमशः विकृति लाभ करता है, एवं वह जन्मगत आयु को भी छिन्न कर देता है। रोग शोक दुख दारिद्र विपर्य की सृष्टि करके शंका दुधुक्षित विपर्य लाकर इसके फलस्वरूप मनुष्य अचानक अथवा धीरे धीरे ऐसा ही अवसादग्रस्त हो उठता है कि जीवन वीर्य अपनी बोधि संदीपना सहित आत्मघाती अभिघात में देह डालकर चलता है। सत्ता विरोधी अंतराय के विरुद्ध वह मल्ल कौशल सहित खड़ा हो पाता है बहुत कम ही। और मुझे लगता है इसी कारण यज्ञ में भी पशुवध विधि विगर्हित है, मतलब मना है। महाभारत में है, बीजैर यज्ञेषु षष्ठ व्यमिति वै वैदिकी श्रुति अज संज्ञानी बीजानी छागं नो हंतुमर्हत। पुनश्च चंडी में भी मिलता है, तेषां किल सूरमांसेन रोक्ता पूजा नृप क्वचित प्रणामाची नियश्च चंदनेन सुगंधिना। इसलिए जो यज्ञ में पशुवध करते हैं उनका यज्ञ कभी भी सार्थक नहीं होता है, व्यर्थ उपढौकन ही उनका अभिप्रेत है, यही वे चाहते भी हैं और अपना सर्वनाश ही उनकी कामना होती है। इसका इंग्लिश देख ले सकते हैं। ऑल फूड स्पेशली एनिमल फूड which is taken after killing, panic striken, sense distortion and slaughter shrinking fright, so much poisons and perverse the granulates of the cells that even after applying optimum heat seldom retrieves. As a result, that food having been processed in the being for little or no reason arising panic gradually creates such a death disposition that in consequence the cellular system too gradually decays, that decreases inborn longevity, giving rise to disease, sorrow, grief, poverty, and devastation. As a result, man suddenly or gradually gets so much depressed that his life vigor, having its sense perception, inclines to suicide. Seldom he is able to stand against the anti-existential obstacle with fighting tactfulness. यही है कि रेजिस्टेंस पावर बहुत ही कम है. So I presume even in sacrifice, animal killing is not prescribed. The Mahabharata says so. Like Chandi,
अंत में ठाकुर कहते हैं, सो देयर सैक्रिफाइसेस आर फ्रूटलेस who kill animals. They deserve despair and welcome their own destruction. तो मुझे लगता है ये सब बातें हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं, इतने कम इसमें हम ले नहीं सकते, तो आगे फिर इसकी चर्चा होगी। तो आज का समय भी समाप्त हो रहा है। इस पे अगर कुछ क्वेरीज होता है तो हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे या और कभी, कल भी है, कल भी हमारा इसी फिजिकल हार्मनी पे ही हम लोग सेकेंड पार्ट इसका लेंगे, कुछ और विषय अदर देन वेजिटेरियनिज्म, जो कि शरीर को ठीक ठीक साम्यावस्था में स्वस्थ रखने के लिए जो करना है, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कल फिर से। जयदीप, तो ये है क्या, परमेश है? परमेश, তুমি একটা গান গাও, তাহলে আমরা ওই তোমার ওই গান দিয়ে আমরা এই সেশনটা শেষ করি। जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम। परम करुणी शांति दाता, आदित्य तव मंगल करता, परम करुणी शांति दाता, आदित्य तव मंगल करता, जगत सत्य चेतन दीति, प्रेमन संपद परम विवर्तन, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम। अनंत उच्छल जीवन दीपन, योग विभूति परम वर्तन, अनंत उच्छल जीवन दीपन, योग विभूति परम वर्तन, भगवत पुरुष कालुषताता, आदर्श तेथा प्राण कंदन, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम। चिराभिनंदित वैशिष्ट्यकाले, निर्मल उज्ज्वल अंशुमाले, चिराभिनंदित वैशिष्ट्यकाले, निर्मल उज्ज्वल अंशुमाले, आदि कारण पूरन पुरुष, आदि कारण पूरन पुरुष, मुक्ति विधायक धाम श्री चरण, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम।